नमस्कार साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 3 की वीडियो। इसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताऊंगा, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक सभी अनुच्छेद हैं। पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको संविधान सभा और संविधान के स्रोतों के बारे में बता चुका हूं, और तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की भी हो सकती है, तो आइए बने रहिए वीडियो पर। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो यानी कि संविधान में जो है 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान में जो अनुसूचियां पहले 8 थीं, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं, इसलिए अब इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसके भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया हुआ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि सम एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि अनुच्छेद 1 में दिया है भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ कैसे है कि पहले जो है हमारे भारत में 563 देशी रियासतें थीं और ब्रिटिश शासित केंद्र प्रदेश भी थे, इसलिए उसे भारत राज्यों का संघ कहा जाता है भारत को। तो इसमें लिखा ही है क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासित प्रदेशों के साथ साथ कई रियासतें भी शामिल थीं। आगे है अनुच्छेद नंबर 2। तो इसमें है नए राज्यों का प्रवेश। तो बच्चों, जो संसद है नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और नए राज्यों को कानून के आधार पर भी भारत में स्थापित कर सकती है। आगे है अनुच्छेद 3। तो इसमें जो है राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो बच्चों, जो संसद जो है राज्यों के क्षेत्रों में न और राज्यों की क्षेत्र की सीमाओं में उनमें उनके नामों में सब में परिवर्तन कर सकता है। तो कैसे है? तो नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है। यह संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र के अलग होने या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को छोड़कर या किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। तो बच्चों, ये जो जोड़कर या एकजुट करके तो नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। आगे है भाग 2। इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसे भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, भारत में संविधान लागू होने से पहले किस प्रकार से नागरिकता थी और उसमें बाद में कैसे नागरिकता प्राप्त की गई। तो बच्चों, ये नागरिकता जो टॉपिक है ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए इसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो इसको मैं आपको एक उसमें डिटेल से पढ़ा दूंगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो भारत की नागरिकता से संबंधित है, जिसमें संविधान के लागू होते ही कौन कौन भारत का नागरिक होगा ये लिखा गया है। इसमें 3 अनुबंध हैं जिन्हें पूरा करने वाला संविधान के लागू होने के बाद भारत का नागरिक होगा। तो बच्चों, भारत में जो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, और जो आप जानते ही हैं कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के किसी राज्य में रहता है, मान लीजिए वो अलास्का में रहता है, तो अलास्का में अगर वो रहता है तो अलास्का की उस पर नागरिकता अलग होनी चाहिए और अमेरिका की नागरिकता जो है वो अलग होनी चाहिए। तो आगे है भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे 11 हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में जो सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो बच्चों, जो मौलिक अधिकार की सुरक्षा का जो प्रहरी कौन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और हमारे जो मौलिक अधिकार जो हैं 12 अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं, और भाग कौन से दिए गए हैं? तीसरे भाग में दिए गए हैं। तो हमारे जो है ये मौलिक अधिकार कितने हैं? तो बच्चों, ये जो हैं 6 हैं, और सॉरी जो मैंने आपसे वो अभी 10 बोल दिया था, वो मौलिक कर्तव्य हैं जो 11 हैं। ये मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों में पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो बच्चों ये समानता का अधिकार क्या है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 से दिया गया है। तो इसमें जो बच्चों किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कानून के तौर पर उसे नीच वर्ग या उच्च वर्ग की वो नहीं दी जाएगी, उसे उन सबको समान समझा जाएगा। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अपने अनुसार कहीं पर भी जाकर रह सकता है, कहीं पर भी अपने अनुसार खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये भी जो स्वतंत्रता है वो कुछ लिमिट तक मिली है, इसके भी कुछ कानून हैं, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारत का कोई भी नागरिक शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो विरुद्ध कर सकता है। आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बच्चों ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत के मतलब ये जो कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा अनुसार अपना सकता है, सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक दिया है। और आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो बच्चों सभी के उपचारों जो है मतलब एक समान किया जाएगा। आगे है भाग 4A से 51A तक, यानी कि जिसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। तो इसमें है हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह है संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे कितने हैं वो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपको वीडियो में पहले बता दिया था। जो उसमें वो मौलिक अधिकारों को मैं जो गलती से भूल गया था, उसमें जो मैंने मौलिक कर्तव्य थे। आगे है मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो बच्चों ये जो मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है हमने रूस से लिया है, और ये जो है कब जोड़ा गया था संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में, जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में के भाग 4A में जोड़ा गया था। आगे है भाग 5, यानी कि भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक राष्ट्रपति है। इसमें क्या क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आगे है अनुच्छेद 53, तो इसमें जो है राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ और कार्य हैं। तो बच्चों भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियाँ उसके हाथों में होती हैं या निहित होती हैं। तो बच्चों भारत में जो है संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियाँ तो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियों का उपयोग जो है प्रधानमंत्री करता है। ये तो जो एक नामात्र का आदमी है इसके पास, लेकिन फिर भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये जो है किसी भी व्यक्ति की सज़ा को रुकवा सकता है, क्षमादान करवा सकता है। आगे है निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारतीय किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा सदन जो है वो खुद राष्ट्रपति है। और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आगे है अनुच्छेद 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है कि राष्ट्रपति को पहले ही 14 दिन पहले ही उसे सूचना दी जाएगी कि यहाँ पर महाभियोग लगाया जाएगा, और जब 2/3 मतों से जब वो है महाभियोग पारित हो जाता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा ना हो तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। यानी किसी भी सदन द्वारा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी द्वारा लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में ही शुरू की जाएगी, लेकिन जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में ही शुरू की जाती है। यानी कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि महाभियोग की
प्रस्ताव सदन में जो है कुल कितनी बहुमतों से वो होता है, 2/3 से। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। तो बच्चों, राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है संसद के दोनों सदस्य जो है भाग ले सकते हैं, लेकिन वे उसके निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। आगे है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की सूचना जो है 14 दिन पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। आगे है अनुच्छेद 72, यानी कि जिसमें जो है क्षमादान है। तो राष्ट्रपति जो है बच्चों, किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी हो रही है तो वो उसकी सज़ा रुकवा सकता है, ये उसके लिए बड़ी शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या सज़ा में छूट देने या निलंबित करने, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है या उसने किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो राष्ट्रपति जो है उसे क्षमादान कर सकता है, यानी क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा रुकवा सकता है। आगे है अनुच्छेद 123 में। तो इसमें क्या दिया है, अध्यादेश, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाती है। तो बच्चों, ये जो शक्ति है अध्यादेश की जो है कानून में जो है संसद में, वो कानून संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू भी हो जाती है। आगे है अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह है, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। तो इसमें क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे या उस पर महाभियोग लगा दिया जाए तो उसके स्थान पर जो है उपराष्ट्रपति कार्य करता है, वो भी राष्ट्रपति के रूप में। आगे है अनुच्छेद 64। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन होता है। आगे है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और किसी भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बशर्ते कि किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह प्रदर्शन नहीं करेगा। बच्चों, आगे है भाग 6। इसमें जो है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक दिया गया है। इसमें जो है राज्यपाल के बारे में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 153 में दिया गया है राज्यों के लिए राज्यपाल पद। तो बच्चों, भारत में जो है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। तो भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तो बच्चों, एक ही व्यक्ति जो है 2 राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। आगे है अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में बताया गया है राज्यों के राज्यपाल की शक्ति व कार्य। तो बच्चों, राज्यों के राज्यपाल के शक्ति व कार्य क्या हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित हैं और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों, तो ये जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, या तो उन्हें राज्यपाल करता है या फिर उनके अधीनस्थ, यानी कि उनके जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम के द्वारा ये शक्तियाँ जो है उपयोग की जाती हैं। आगे है अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल का निर्वाचन, यानी कि राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होता है। तो बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है।
तो इसमें जो है राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेगा। आगे है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल। तो बच्चों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। आगे है अनुच्छेद 75 में जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो बच्चों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। आगे है अनुच्छेद 76। तो इसमें जो है भारत का महान्यायवादी। तो भारत में जो है एक महान्यायवादी भी होता है, जो कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक प्रमुख वकील होता है, जिसे हम मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। आगे है अनुच्छेद 79। तो इसमें जो है संसद का प्रावधान है, यानी कि भारत ने संसदीय यानी कि पार्लियामेंट शासन प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो बच्चों हमारे यहाँ पर जो संसद जो है कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो 3 से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन बच्चों राज्यसभा को जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, एक बार के लिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान संसद को देश के लिए कानून निर्माण की शक्ति का अधिकार देता है। संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने ब्रिटिश संविधान से अपनाया है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। आगे है अनुच्छेद 80। इसमें जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो बच्चों ये राज्यसभा है, इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो राज्यसभा के गठन का प्रावधान जो है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 245 है। और इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, समाज सेवा या इससे संबंधित क्षेत्रों में 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता है। इसके आगे है अनुच्छेद 81। तो लोकसभा यानी कि संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा या लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 543 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे और इनमें से भी 20 से अधिक संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बच्चों लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 543 है और इसमें से भी 20 से अधिक संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है अनुच्छेद 100 यानी कि इसमें जो है निर्णायक मत। तो बच्चों निर्णायक मत होता क्या है, यानी कि अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार में मतदान नहीं करेगा, लेकिन वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक वोट होगा और उसका वह प्रयोग करेगा। तो बच्चों जो वोट डालने के लिए अध्यक्ष होता है, अगर उसमें जो है मान लीजिए कि अगर 2 पार्टियों में वो हो रहा है, मतलब चुनाव हो रहा है और उसमें 50-50 यानी कि आधी आधी वोट हुई हों, तो उसका जो अध्यक्ष होगा वो इसका निर्णय के अपनी वोट से करेगा, जिसका वो प्रयोग करता है। वो जिस किसी भी पार्टी को अपनी वोट देगा वो पार्टी जीत जाएगी। आगे है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन यानी कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए होता है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो बच्चों संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संसद के दोनों सदन कौन से हैं, तो वो लोकसभा और राज्यसभा हैं। इनमें अधिवेशन ऐसा होता है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए होता है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। आगे है अनुच्छेद 110। इसमें जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक क्या होता है, तो बच्चों
धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका यानी कि एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान है जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 में जो केंद्रीय बजट यानी कि एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि AFS कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है जो कि चालू वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। आगे है अनुच्छेद 116। तो इसमें जो है लेखानुदान यानी कि लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है और आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिए जारी किया जाता है। आगे है अनुच्छेद 117। तो इसमें जो है वित्त विधेयक है। तो वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान प्राप्त किया गया है। इस कारण से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है। आगे है मुख्यमंत्री। तो बच्चों ये मुख्यमंत्री जो है अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि जो है राज्यपाल को सलाह देने के लिए ये होता है मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें जो है राज्यपाल को उसके निर्णयों निर्माण में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें सिवाय उन कार्यों के लिए जिसके लिए वह संविधान के तहत अपने कार्यों को अपने विवेक से करने के लिए स्वतंत्र है। आगे है अनुच्छेद 164। तो इसमें जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ऐसे ही बच्चों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर वो सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ऐसे ही वो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में होता है, यानी कि वो पूरे देश का प्रधान होता है, और मुख्यमंत्री जो है राज्य का प्रधान होता है। और इसमें जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। आगे है अनुच्छेद 165। इसमें है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता में क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अर्हित यानी कि बच्चों सज्जन या पूजनीय होता है। आगे है अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन। तो बच्चों अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन क्या है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों इसे एक बार और पढ़ लो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। आगे है अनुच्छेद 170। तो इसमें जो है विधानसभा यानी कि विधानसभा का गठन, यानी कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो बच्चों किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसमें 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। उससे यानी वर्तमान जो है उसमें 404 सदस्य हैं और निर्वाचित सदस्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है। नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और सीटों के आवंटन का आधार जनसंख्या का आकार बताया गया है। आगे है
अनुच्छेद 175 तो इसमें जो है विधान परिषद है। तो राज्यपाल जो है विधानसभा को या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन को या एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। आगे है सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है? तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। उसका अगला पॉइंट है किसी न्यायाधीश को खंड में उपस्थित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। खंड यानी कि भाग 4 से, यानी कि आगे है अनुच्छेद 131। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार क्या मिले हुए हैं कि केंद्र राज्य एवं अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंग्लिश में शब्द है और इसे जो है हम हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो कि वर्तमान में हमारे यहाँ दिल्ली में स्थित है। और यह क्षेत्राधिकार अनन्य, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य अदालत इस तरह के विवादों से संबंधित निर्णय नहीं ले सकता है और इससे संबंधित विवादों की सुनवाई की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आगे है अनुच्छेद 148। तो इसमें जो है कैग की नियुक्ति की गई है, यानी कि भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आगे है हाई कोर्ट। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत में सिर्फ एक ही है, और अब है हाई कोर्ट। और हमारे भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें क्या है तो अनुच्छेद 214 में जो है सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो बच्चों मैं हाई कोर्ट के ऊपर एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ कि इनकी स्थापना कब कब हुई थी। तो बच्चों आपको ये वीडियो देख लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में या उसे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। आगे इसमें है राज्यों के लिए हाई कोर्ट, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे है अनुच्छेद 216। तो अनुच्छेद 216 में जो है उच्च न्यायालयों का गठन। तो उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होता है? तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है, यानी कि उन्हें बदलता रहता है। आगे है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध क्या है? जो अनुच्छेद 249 में जो है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। आगे है अनुच्छेद 250। तो यह है आपातकाल के समय राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेना। आगे है अनुच्छेद 262। इसमें क्या है तो नदी जल के लिए विवाद। तो बच्चों आप जानते हैं कि नदी जल के लिए विवाद जो है होता है क्योंकि एक राज्य कहता है कि हमें इसका पानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि हमें इसका पानी चाहिए। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो है 1956 का आगमन हुआ। तो इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्व रखता है। आगे है अनुच्छेद 263। इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद है। तो इसमें क्या है केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। बच्चों इसके आगे है अनुच्छेद 280। तो इसमें जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो वित्त आयोग होता क्या है? तो वित्त आयोग की स्थापना जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के कारों में राज्यों की हिस्सेदारी
पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। आगे है अनुच्छेद 312, तो इसमें जो है अखिल भारतीय सेवा यानी कि IAS, IPS और IFS। तो बच्चों आप जो है इसमें काफ़ी गलती करते हैं। IAS और IPS तो आप जानते हैं, लेकिन IFS जो है वो 2 होते हैं। एक में जो क्या होता है कि उसमें जो है एक तो होता है उसमें जो आता है इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो बच्चों ये जो है आपको इसमें जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करना है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो अलग होती है। ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन फॉरेन सर्विस जो है अलग अलग होती हैं। आगे है संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित यानी बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के द्वारा की जाती है। तो आगे है अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि JSPCS की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। आगे है अनुच्छेद 324। इसमें जो है निर्वाचन आयोग है। तो इसमें क्या है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु इस संबंध में विधि द्वारा यथा निर्धारित तिथि को 18 वर्ष से कम ना हो और जो अन्यथा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो बच्चों लोकसभा में जो है सभी वयस्कों मताधिकार है। निर्वाचन आयोग में जब भी चुनाव होते हैं तो जो व्यक्ति वोट डालता है, अपना मत डालता है, तो उसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ही वो अपना वोट डाल सकता है। अगर उसकी आयु जो है 18 वर्ष से 18 वर्ष से ऊपर है तो वो अपनी वोट डाल सकता है। आगे है राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या है, सॉरी बच्चों, ये राजभाषा यानी कि अनुच्छेद 343 में जो है हमारी जो राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है देवनागरी के बारे में बताया गया है। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राज्यसभा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आगे है आपातकाल। तो बच्चों आपातकाल जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि भारत में जो है 1975 में आपातकाल लगा था। तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें जो है युद्ध या बाहर आक्रमण जो यानी बाहर से आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे है अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो इसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 360। तो इसमें जो है वित्तीय आपातकाल। तो बच्चों वित्तीय आपातकाल क्या होता है, यदि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यानी कि जिसमें वित्तीय आपात से संबंधित नियमों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि भारत या इसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से का वित्तीय स्थायित्व खतरे में है। आगे है अनुच्छेद 368। तो इसमें जो है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। बच्चों आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान संशोधन जो है कहाँ से लिया गया था। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, मैं आपको इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसमें जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित करेगी। इसके बच्चों
कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं, जिसमें जो है अनुच्छेद 17 है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता में से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। और आगे है अनुच्छेद 29, तो इसमें जो है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, यानी कि बच्चों जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके हितों का वर्ग वो है इसमें। तो इसमें क्या है, किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा या केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राजनिधि से सहायता प्राप्त होगी। आगे है अनुच्छेद 32, तो इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बच्चों अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं से कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है। आगे है अनुच्छेद 40, जिसमें जो है पंचायत राज्य प्रणाली, यानी कि जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, यानी कि ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाया गया। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की सक्षम बनाएगा। तो बच्चों हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना। बच्चों आगे आपके लिए वीडियो पॉलिटिकल साइंस पर चौथी वीडियो आएगी, तो वो आपके लिए 1-2 दिन में ज़रूर अपलोड की जाएगी। तो चलते हैं बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।